हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। तो हम तैयारी कर रहे थे। देखिए, सारे सब्जेक्ट की चल रही हैं, तो इंग्लिश में भी हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके सारे अगर लेक्चर देख लेते हैं। अगर आप इंग्लिश में बहुत ही कमजोर है, कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप अगर उन क्लासेस को अटेंड कर लेते हैं तो आप 60-70 प्लस नंबर तो आसानी से ला ही सकते हैं। तो आज भी हम इंग्लिश में ही एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो कि आता है ट्रांसलेशन। और 5 नंबर आते हैं आपके इस ट्रांसलेशन से। प्रत्येक ईयर आपको जरूर एक ट्रांसलेशन आता है। ये फिक्स्ड है कि आपको 5 नंबर का ट्रांसलेशन आपको आज देखने को मिल जाएगा। तो भाई, जब फिक्स है तो हमें तैयार तो करना ही पड़ेगा। और 5 नंबर एक बहुत ही बड़ा नंबर है, क्योंकि हमें छोटे 1 2 3 4 नंबर जोड़ जोड़ के तो हमें अपने नंबर बनाने होते हैं। तो ये तो भाई 5 नंबर का ही है। तो आज हम कुछ सिंपल ट्रिक्स देखेंगे कि आखिर हम कोई भी ट्रांसलेशन दिया है हिंदी से तो हम उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो आप अगर कुछ इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब तो थोड़ा आपको ये कठिन लगने वाला है, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए थोड़े बहुत टेंस तो आने चाहिए। और देखिए, टेंस 6-7 से ही शुरू हो जाता है। तो अगर आपने क्लासेस अटेंड की होगी तो सेंटेंस से परिचित तो आप होंगे ही जरूर। तो जो भी टेंस होते हैं, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, उसी में अगर आपको सारे की हेल्पिंग वर्ब पता है तो आपको ट्रांसलेशन बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। बस एक ट्रिक फॉलो कीजिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखते चले जाइए और फिर आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी आसान तरीके से बनता चला जाएगा। और ये एक कन्वर्सेशन है ना, तो थोड़ा सा इंग्लिश बोलना, ये सारी चीजें करना, वही सारी चीजें हैं। और कभी कभी आप बहुत सारे इंग्लिश वर्ड बोल देते हैं और सही बोलते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता, आपको ऐसा लगता है मुझे तो इंग्लिश आते ही नहीं है। तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले जो आप यूज करेंगे वो है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना होता है, फिर उसके बाद आप रखेंगे वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर उसके बाद आप रखेंगे ऑब्जेक्ट। इसी ट्रिक को आप अगर फॉलो करके कोई भी ट्रांसलेशन को आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं आप। अब आइए, एक पैसेज दिया हुआ है हिंदी में, एक स्टोरीज दी हुई है और इस स्टोरीज को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इंग्लिश में। तो हमें इंग्लिश में से कन्वर्ट करते हैं। तो पहले एक बार स्टोरी को हम पढ़ लेते हैं, आखिर स्टोरी क्या है। तो ये स्टोरी स्वामी विवेकानंद की है कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। फिर उसके बाद जहाँ वह अपना भोजन स्वयं बना, मतलब खुद ही बनाते थे। जो स्वामी विवेकानंद थे, पता ही, स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष थे। उन्होंने हमारे देश को बहुत ही अच्छे मतलब विचारों से विचार दिए, ज्ञान दिए, लोगों को प्रभावित किया, बहुत कुरीतियों को उनको उन्होंने हटाया। तो एक महापुरुष समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जी थे। तो ये जो भी आपके पास ट्रांसलेशन आता है, या तो गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू या वहाँ स्वामी विवेकानंद, मतलब कुछ अच्छी बातों से ही ट्रांसलेशन आता है। ये समय के बारे में कि समय कितना कीमती होता है, ईमानदारी के बारे में दे देगा, अच्छाई और बुराई के बारे में कुछ दे देगा। तो ये अच्छी बातों में ही देता है। तो आप अगर एक दो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके पास इसका अंदाजा लग सकता है। तो आइए हम बनाते हैं। तो उन दिनों को हम क्या बोलते हैं, दोज डे। तो हम यहाँ पे उन को आप लगाते हैं हमेशा दोज डे। तो जब भी हम इसका क्या करें, इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये हिंदी दी है और हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं, यानी अब हमें इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो सबसे पहले उन दिनों, तो हम इसको क्या लिखेंगे, दैट नहीं, दोज डे, दोज डे। अब आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, यानी थे आ गया तो पता चल गया कि ये क्या है, पास्ट टेंस में ही है। मतलब ठहरे हुए थे बीत गया है, तो ये पास्ट टेंस ही है। तो आपको सब्जेक्ट कौन है, स्वामी विवेकानंद, तो आप लिख लेंगे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। और ठहरे हुए थे यानी वाज, और ठहरना का स्टे। तो जब भी वाज वर आ जाता है तो आप इंग जोड़ देते हैं ना, मतलब
आईएनजी फॉर्म आपको प्रयोग करना होता है मेन क्रिया में, तो आप स्टेइंग लगा देंगे। स्टेइंग विद ए लेडी इन, कहाँ पे ठहरे हुए थे? अमेरिका, अमेरिका। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे आपने एक लाइन को बना लिया। अब आप वैसे कहते हैं कि मैम ये तो एक जनरली सेंटेंस है नहीं कि इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, इसमें मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, इसमें कई सारी चीजें आ रही है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको फर्स्ट मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मिलता है उसे रखेंगे, फिर वहां पे जो मेन क्रिया क्या हो रही है उसे रखे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर मेन क्रिया जो हो रही है उसको रखेंगे, फिर उसके बाद वो किसके साथ थे, कहाँ पर थे, पर आ गया, के आ गया, तो उन चीजों को आप रखना शुरू कर देंगे। तो ठहरे हुए थे, और जब भी आपके पास के आए तो सबसे पहले के वाले को लिखेंगे। के और मे, आपको एक सेंटेंस में के और मे मिल जाए तो आप के वाले को पहले रखेंगे, फिर उसके बाद मे वाले को रखेंगे। तो जैसे कि आपने रख दिया कि विद ए लेडी इन अमेरिका, मतलब वो अमेरिका में एक उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के साथ मतलब यहाँ ठहरे हुए थे, तो वहाँ यहाँ का मतलब साथी हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे जहां वह अपना भोजन स्वयं मतलब खुद बनाते थे, तो ये भी मतलब बनाते थे आ गया ना, ये भी मास्ट पास्ट है। लेकिन जैसे अपना आ जाता है ना, तो यहाँ पे हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, तो आपको यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग करना होगा। जहां का आप लिखेंगे वेयर, वेयर ही, वह का ही, यूज्ड टू का प्रयोग कर लेंगे आप, यूज्ड टू। फिर बनाना का आपके पास हो जाएगा कुक हिज, और अपना भोजन तो आप यहाँ पे लिख डालेंगे ओन फूड, ओन फूड। अब यहाँ पे ना अपना के लिए हम हैव मतलब हम अपना के लिए माई वाई ये नहीं, हम यहाँ पे ओन लगाते हैं क्योंकि वो अपना भोजन खुद स्वयं बनाते थे, तो ओन फूड। वैसे भी आप जनरली देखते हैं ना कि जब भी अपने खाने की बात आती है तो वहाँ पे वो ओन वर्ड आ ही जाता है, तो आपको तो ये बस आप बनाते जाएंगे तो आपको कहीं भी इसमें मिस्टेक ही नहीं होगी। अगर एक बार आप पढ़े हैं, इंग्लिश पढ़े हैं, थोड़ा सा परिचित है, तो आपको ऐसे ही आता जाए कि यहाँ पे हमें ओन फूड लगाना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ तक बना लिया कि अपना भोजन खुद बनाते थे। फिर एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे, यहाँ से अब एक सेंटेंस हो गया कि एक दिन वो अपना भोजन करने जा रहे थे, तो ये भी क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही हो गया। तो आप लिखेंगे एक दिन का मतलब वन डे, ही वाज, अब पास्ट टेंस तो बनाने आता है, ही वाज गोइंग, जैसे कि हमने यहाँ पे स्टेइंग भी लगाया था, वैसे ही जो मेन क्रिया होगी उसमें हमें उसका आईएनजी फॉर्म प्रयोग करना होगा, तो गोइंग टू हैव फूड, मतलब वो एक दिन वो अपना भोजन करने जा रहे थे, तो यहाँ पे हो गया वन डे ही वाज गोइंग टू हैव फूड, मतलब वो भोजन करने जा रहे थे ना, मतलब भोजन लेने जा रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए, वो करने ही जा रहे थे कि उनके पास जो कुछ भूखे बच्चे हंग्री चिल्ड्रंस होते हैं वो आके खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप लगाएंगे व्हेन सम hungry children, hungry children come and stood, मतलब आते हैं ना, ये दोनों आपके पास क्रिया आ गई कि पास आकर खड़े हो गए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कम एंड स्टूड नियर हिम, नियर हिम, मतलब यहाँ से उनके पास ही आके खड़े होते हैं ना, तो हम यहाँ पे नियर हिम लगा लेंगे। यानी एक सेंटेंस आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि वो खड़े हो गए। फिर स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। अब स्वामी विवेकानंद महापुरुष सुधारक, समाज सुधारक थे ही, तो अब वो हंग्री बच्चे जैसे उनके पास आते हैं तो वो आगे क्या करेंगे, स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी, तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद मेन सब्जेक्ट हो जाएंगे। फिर रोट बांटना क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेन क्रिया हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि बांट दी है ना यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लगा लेंगे। और देखिए बच्चों में,
तो यहाँ पे बच्चों में बाँटा जा रहा है ना, तो जैसे हम इन, इनटू ये सब में के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन जब किसी चीज़ों को किसी मतलब किन्हीं लोगों में बाँटना होता है तो वहाँ पे हम एमंग लगाते हैं, तो वैसे भी एमंग टिल्ले आ जाएगा। तो एक बार हम बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्वामी विवेकानंद विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूटेड ब्यूटेड सेकेंड फॉर्म वर्ब की लग दी गई है, डिस्ट्रीब्यूटेड, और अपनी सारी रोटियां उन्होंने बांटी है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटेड हिज ऑल द रोटीज। आप ब्रेड्स भी लगा सकते हैं, या तो आप जनरली रोटीज को रोटीज ही लिख सकते हैं, रोटीज एमंग दोज, उन बच्चों में बांटी ना, तो दोज चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन। ये भी आपके पास कंप्लीट हो गया। आपके पास थोड़े वर्ड शब्दकोश रहना चाहिए कि हंगरी मतलब भूखा, बच्चे, बांटना, ये सारी चीजें अगर पता है तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बस ऐसे रखते चले जाइए। पहले एक बार पढ़िए कि हाँ सेंटेंस किस सेंटेंस से है, फिर उसके बाद आप उसके अनुसार वर्ब लगाते चले जाएंगे। बांट दी। फिर वो जो महिला उनके आती ना, तो वही है कि यह देख महिला ने उनसे पूछा, तो सींग सीइंग दिस, यह देख का हो गया सीइंग दिस। महिला ने उनसे पूछा, तो आप लिख सकते हैं द वोमेन वोमेन आस्क्ड हिम। जैसे पूछा ना, अब ये क्वेश्चन कर रही हैं, जैसे कि हम डायरेक्ट में करते हैं, तो आस्क्ड हिम ही, वो क्वेश्चन करी ना, तो आस्क्ड हिम, उनसे पूछ रही हैं। आपने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों को दे दी। यहाँ पे आप इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के ही अंतर्गत लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी वो पूछ रही हैं तो वो इन्वर्टेड कामा की आपने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों को क्या कर दी, बांट दी। तो आप लिखेंगे आपका यू गेव, यहाँ पे बांट दी तो आप गेव भी लगा सकते हैं, मतलब दे दी है ना, बच्चों को दे दी है। बांट दी होती तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूटेड फिर लगाते, लेकिन हम यहाँ पे दे दी है तो गिव गेव गिवन, तो यहाँ पे हमने गिव लगा दिया। गेव ऑल रोटीज टू द चिल्ड्रंस मतलब आपने अपनी सारी रोटियां बच्चों को दे दी। अब ये इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब आप क्या खाएंगे, तो अब आप क्या खाएंगे, तो व्हाट, क्योंकि जब भी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हमें उसी को लिखना होता है, तो खाएंगे आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे अब फ्यूचर टेंस आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लगाएंगे व्हाट विल यू ईट, व्हाट यू ईट नाउ, मतलब अब आप क्या खाएंगे। ये इतना आ गया आपके पास सेंटेंस कंप्लीट। अब हम लगा लेते हैं कि उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब फिर वैज्ञान वही बात आ गई कि स्वामी विवेकानंद महापुरुष थे, तो क्या वो दुखी होते, क्या उन्होंने रोटियां दे दी है, तो वैसे तो मान लीजिए कोई इस टाइम का पूछा जाए तो कोई इंसान ऐसे जनरली दे देता है किसी को, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये रह जाता है कि चला गया, और बहुत कम चांसेस है कि इस समय किसी भूखे बच्चे को देख के अपना भोजन कोई देता है। लेकिन फिर भी बहुत प्रकार के लोग हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं तो कुछ बुरे लोग हैं, कुछ लोग देते भी हैं तो कुछ लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है ह्यूमैनिटी से कि हाँ मानवता क्या होती है, कुछ लोग भूल चुके हैं। लेकिन अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो प्लीज कभी भी मानवता को भूलिएगा मत। मानवता को अगर भूल जाएंगे ना तो फिर आप एक पशु की तरह कहलाएंगे, एक निर्जीव, एक मृत लाश की तरह कहलाएंगे, क्योंकि मानवता ही हमारी सांसें नहीं, हमें मानवता ही सांसें तो जीवित रखती हैं ऐसे ही, लेकिन हमें रियली में जो जीवित रखता है वो मानवता का व्यवहार जीवित रखता है। तो ये उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे ही जवाब देने का क्या होता है, रिप्लाइड, क्योंकि यहाँ पे रिप्लाई हमें सेकेंड फॉर्म में लगाना है क्योंकि जवाब दिया है। ही रिप्लाइड विद स्माइल,
आपने लगा लिया। फिर उन्होंने उसका कहा, रोटियां तो भूख शांत करने का चीज है, तो आप यहाँ से लिख देंगे स्माइल, देन नहीं सॉरी स्माइल, फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रोटियां तो भूख शांत करने वाली चीज है, तो आप लिख लेंगे रोटी, जस्ट ए थिंग, जस्ट ए थिंग। जब भी हम कोई मान लीजिए बोलते हैं ऐसा, तो आपको पास आ जाता है कि जस्ट अ थिंग, ये मतलब ये जस्ट अ थिंग ऐसा वर्ड है, तो हम बहुत बार यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी वो भी यूज करें कि रोटी जस्ट अ थिंग, शांत करने वाली चीज है, जस्ट ए थिंग। आप यहाँ पे फिर लगाएंगे टू सेटिस्फाई हंगर, कि मतलब रोटियां तो भूख को शांत करने की एक चीज है, तो रोटी मतलब रोटी जस्ट थिंग टू सेटिस्फाई हंगर हो गया। इसके बाद फिर यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में ही सही, अब आप लिखेंगे इट इज सॉरी, आप लगा लेंगे यहाँ पहले पे इफ, क्योंकि यहाँ से आपको यह दिलेगा ना, इफ इट इज नॉट माई स्टमक, इट इज इफ इट इज नॉट माई स्टमक, यदि मतलब मेरे पेट में नहीं, फिर उसके बाद आप लिखेंगे देन इट इज, सही का आप राइट लगा लेंगे, राइट इन दियर स्टमक, इन दियर स्टमक, यानी इसे रोटी का काम शांत करना ही था, तो आज मतलब मेरे पेट में नहीं गई तो मतलब नहीं गई, तो क्या हुआ, ये उन बच्चों के पेट में तो चली गई, यही सही, तो वहां पे इन्होंने बता दिया कि ये मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में ही सही हो गया। फिर उसके बाद ये जो चीज कहते हैं ना, यहाँ से जो लाइन है ना, वो बहुत ही मतलब बहुत ही अमेजिंग है। इन्होंने कहा था देने का आनंद पाने के आनंद से कहीं बढ़कर है, यानी अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम रेड से थोड़ा मार्क आउट कर लेते हैं, द जॉय ऑफ गिविंग ग्रेटर देन द जॉय ऑफ रिसीविंग। ये जो लाइन है ना, सही में दिल को छू जाती है, द जॉय ऑफ गिविंग ग्रेटर देन द जॉय ऑफ रिसीविंग, मतलब जो यहाँ से उन्होंने कहा था देने का आनंद पाने के आनंद से कहीं अधिक है, मतलब कहीं बढ़कर है, तो ये मतलब हमें भी अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए कि मतलब सही में अगर आप देखते हैं ना कि अगर आपके पास कोई चीज होती है, तो अगर आप किसी को देते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है अंदर से, अगर आपका विचार ऐसी भावना ऐसी थिंकिंग हो कि मतलब देना, और सबके पास होती है ना कि अगर हम किसी चीज को अगर किसी को देना, तो उससे बड़ा सुख नहीं है। रिसीव पाना तो मान लीजिए है ही, पाते हैं तो आजकल के लोग तो मान लीजिए गिफ्ट पाते हैं तो खुश होते हैं, देना होता है तो फिर सोचते हैं कैसे करके दे ही दिया जाए। लेकिन अगर जो सच्चा इंसान है ना, मतलब जो थोड़ा मानवता के बारे में सोचता है ना, वो हमेशा देने में ही अपना मतलब वो मानता है, वो जब किसी को देता है ना तो वो बहुत खुश होता है। और देखिए कभी भी ना दे के गर्व नहीं करना चाहिए। जो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, उन्होंने जब दान करते थे ना, तो अपना सिर जो हमेशा झुका के रखते थे, मतलब देने वाला हम कौन होते हैं, देने वाला, देने वाला तो वो गॉड है, वो ईश्वर है, हम तो बस एक उनका क्या है, एजेंट मान सकते हैं कि हम उनका एजेंट है, बस उनके कार्य को कर रहे हैं, हम एक सर्वेंट हैं, वो भी किसके, गॉड के, और गॉड के सर्वेंट बनना एक बहुत ही मतलब नेक काम है। तो ये था आपके पास कि ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, और ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले थिंग्स आपको सेंटेंस मतलब जितने भी टेंस हैं वो टेंस आने चाहिए, क्योंकि ये टेंस में ही आएगा। जो कॉल होते हैं या तो प्रेजेंट में आ जाए, या तो पास्ट में आ जाए, या तो फ्यूचर में आ जाए, तो जो भी आपके पास सेंटेंस है उन सेंटेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर इसी के चार भाग है, तो प्रेजेंट की
आपको सारी हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब पता हो गई, फिर आपके बाद इसमें इसे कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये 2 रूल्स अगर फॉलो करते हैं तो कभी भी आपका सेंटेंस जो ट्रांसलेशन है गलती नहीं होगा। मान लीजिए एक और चीज़ आपको ज्ञात है कि आपके पास वर्ड पावर होनी चाहिए, और वर्ड पावर आप जितना अधिक इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे और जितना इंग्लिश से रिलेटेड रहेंगे चीज़ों को, हाँ, इन चीज़ों को इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे तो आपके पास वर्ड पावर खुद ब खुद आ जाएँगे। तो यही 3 चीज़ है। पहला, मान लीजिए आपके पास सभी टेंस का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, आपके पास वोकैब्युलरी तैयार होनी चाहिए, वर्ड पावर होना चाहिए। और तीसरा, इसको हम कैसे बनाते हैं, यानी इसकी जो फ़ॉर्मूला बोल लें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 थिंग आप तैयार कर लेते हैं तो ट्रांसलेशन में आपकी कभी गलती नहीं होगी। और कभी भी आप ट्रांसलेशन को देख के डरिएगा मत। जैसा कि हमने आसान से मज़े-मज़े में बना लिया, ऐसे आप भी बना सकते हैं। बस प्रैक्टिस कर लीजिए और प्लीज़ आप एग्ज़ाम्स के प्रेशर्स को लेके मतलब टेंशन में ना आइए, बस अपनी मेहनत करना जाइए। आपका जो कार्य है वो कार्य आप कीजिए, फिर जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आपके कार्य के अनुसार मिलेगा। तो इसी के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो ऑलवेज़ बी पॉज़िटिव एंड बी हैप्पी। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और बस वर्क हार्ड यानी मेहनत करते रहिए, आपको अपना रिज़ल्ट मिल के रहेगा। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।